नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक उपन्यास की चर्चा, एक ऐसे उपन्यासकार की जिसे पिछले दिनों हिंदी में हाथों हाथ लिया गया क्योंकि उसके नाम एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आ गया। हालांकि उसके पहले भी उस उपन्यासकार ने उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही रचनात्मकता से और उतनी गहनता से अपना लेखन किया, लेकिन तब कम लोगों की उन पे नज़र थी। जब उनको बुकर मिला तब अचानक सबने पूछा कि गीतांजलि श्री कौन है। अब इस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके 1.5-2 बरस बाद अब गीतांजलि श्री हिंदी के दुनिया का जाना पहचाना नाम है और उनके नए उपन्यास सहसा की सबको प्रतीक्षा थी, जो पिछले दिनों आ गया। बीते हफ्ते इसका राजकमल प्रकाशन के सौजन्य से लोकार्पण भी हुआ 9 किताबों के बीच। हालांकि किताब कुछ पहले आ गई थी। तो आज मैं सहसा के बहाने इस उपन्यास पर भी और इन जनरल उपन्यास को लेकर, अपने पाठ को लेकर, पाठ के तरीकों को लेकर कुछ बात करना चाहता हूँ। गीतांजलि श्री का जो पूरा लेखन है वो जैसे अनुभवों को लगातार छान कर बिल्कुल उसको बहुत सूक्ष्मदर्शी और पारदर्शी निगाह से देखने की कोशिश में निकला लेखन है। ये चीज़ उनको दुरूह भी बनाती है। बहुत सारे पाठकों के लिए वो एक मुश्किल लेखिका हो जाती हैं, लेकिन यही चीज़ उनके लेखन को वो मोल देती है जो दूसरे कई लेखकों में हम पाते हैं कि अंततः वो हासिल नहीं हो पाता। गीतांजलि श्री के इस उपन्यास का शीर्षक सहसा शब्द हम जानते हैं, लेकिन यहाँ भी एक खेल है शीर्षक के में। मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सहसा, सह और सा के बीच एक गैप है, एक अंतराल है। ये शब्द से एक नया अर्थ ध्वनित करने की, व्यंजित करने की कोशिश इसको कह सकते हैं। वो अर्थ क्या है? ये अर्थ हम सब अपने अपने ढंग से निकाल सकते हैं। कल कविता के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि कविताओं को पहले महसूस करना चाहिए, समझने का क्रम बाद में आता है। यही बात कुछ दिन पहले मैंने शब्दों के बारे में कही थी कि शब्दों की छायाएं होती हैं, उनके अर्थ नहीं होते हैं। आज जब ये सहसा शब्द मैंने देखा उपन्यास के नाम के तौर पे, तो मुझे ख्याल आया कि लेखिका ने, उपन्यासकार ने असल में इस शब्द में एक तोड़ फोड़ पैदा करने की कोशिश की है। अचानक वो एक नई छाया देने लगता है। ये उपन्यास गीतांजलि श्री के पूरे उपन्यासों की तरह बहुत महीन बुनाई का उपन्यास है। उपन्यास के केंद्र में जो चरित्र है, एक जज साहब हैं, जो पहले हिस्से में, तो इस उपन्यास के 4 हिस्से हैं। शुरुआत होती है न होना से, फिर होना से, उसके बाद अनागत आता है और बिल्कुल आखिरी हिस्सा प्रारब्ध का है। तो जो न होना है, असल में यह वह दौर है जब जज साहब जीवित हैं और वो पा रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद जैसे कोई उनको देख ही नहीं रहा है, वो अदृश्य से हो गए हैं। ये उपेक्षा से पैदा हुई अदृश्यता नहीं है, ये अनमनेपन या अकेलेपन से पैदा हुई अदृश्यता नहीं है। लेकिन कोई चीज़ है जीवन के कार्य व्यापार में, इस चलती हुई दुनिया के बीच, कि जैसे वो बार बार ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कि वो है या नहीं है, कोई उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है, और अचानक वो पाते हैं कि उनको तो कोई देख नहीं रहा है। उसके बाद जो दूसरा खंड है होना, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद अचानक वो जैसे प्रकट हो जाते हैं। वो घर की तमाम दीवारों पे
उनकी बेटी चिया उनकी अलग अलग मुद्राओं की तस्वीरें लगाती है, जो घर में आ रहा है उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, जो वहाँ लोगों की स्मृतियाँ हैं अपनी, वो सब उनको लेकर हैं। आने वाले 2 और वो खंड हैं, एक प्रारब्ध है जो अंतिम है और प्रारब्ध से पहले अनागत है। मैं उपन्यास का पूरा राज नहीं खोलना चाहता हूँ, हालांकि वो राज खुलेगा भी नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया अगर उससे ये धारणा बन रही हो कि उपन्यास तो इस बात पे केंद्रित है कि एक आदमी जब मर जाता है तो कैसे लोग उसको याद करने लगते हैं, और जब वो प्रकट रहता है, सामने रहता है, तो कैसे निगाहों से भूला रहता है, इस सरल रेखा पे चलने वाले उपन्यास नहीं है। गीतांजलि श्री के लेखन में बहुत सारी तहें एक साथ चलती रहती हैं। वो इनके उपन्यासों में जो मनुष्य का व्यवहार है, जो उसकी सामाजिकता है, जो उसकी एक तरह का उसका मनोवैज्ञानिक संसार है, वो सब बड़ी सूक्ष्मता से, जो रिश्ते हैं, माँ बेटी के रिश्ते, सास बहू के रिश्ते, माँ बूढ़ी माँ और रिटायर्ड बेटे के रिश्ते, और वो लगातार माली और इस आदमी के रिश्ते जो गुजर चुका है, भोले उनका नाम है, वो जस्टिस भोले के रिश्ते, उस शंभू नाम के कर्मचारी के साथ जो उनका मुँह लगा नौकर है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ऐसे ढेर सारे रिश्ते जो बहुत बार, और चिड़ियाँ भी इसमें चली आती हैं, कबूतर, पेड़ पौधे, घर के बाहर का बगान, जिनको सबको एक तरह की बड़ी उपस्थिति बांधे रहती है और एक तरह की अनुपस्थिति से लुहा लेती रहती है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिस माहौल में, जिस भागती दौड़ती दुनिया में हम हैं, वहाँ ये उपन्यास आपको आपके अधैर्य का इम्तहान लेने लगेगा। मुझे याद है कि जब रेत समाधि को बुकर मिलने की खबर आई तो अचानक बहुत सारे लोगों ने वो उपन्यास धड़ाधड़ खरीद लिया, जैसे वो कोई मिठाई हो जिसका स्वाद लेने जा रहे हों। वहाँ जाकर पता चला कि इसके लिए तो अपने जिह्वा को, अपने मानस को पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। कई लोग तैयार नहीं कर पाए। ये उपन्यास सहसा जो है, ये फिर से याद दिलाता है कि इस आपाधापी में, इस भाग दौड़ में, जहाँ सब कुछ फिसलता जा रहा है, वहाँ ठहर कर, रुक कर, अगर आप जिंदगी की पंखुड़ियों को पलट कर आकाश में बनते बादलों को देखना चाहते हैं, उन कैसे वो बादल बन रहे हैं, कैसे वो गरज रहे हैं, कैसे वो बरस रहे हैं, कैसे सारी दुनिया सब्जी ली जा रही है, काटी जा रही है, उसकी ध्वनियाँ, खाना जो पक रहा है, बहुत स्थिर मंथर गति से चलता हुआ ये उपन्यास कई बार आपको लगता है कि बिल्कुल चुप्पी से बंधा हुआ है, और कई बार लगता है कि इसमें तो इतना कोलाहल है, जीवन का कोलाहल, जिसको हम छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं, मैं इस किताब की समीक्षा या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं पाठ का ढंग बता रहा हूँ, क्योंकि निश्चय ही इस किताब के कुछ हिस्से हैं जो मुझे बहुत जचे नहीं। अगर मैं होता तो शायद उनका संपादन कर देता। जैसे एक बड़ा हिस्सा चूहों को लेकर है, चूहे जो घर में दाखिल हो जाते हैं, चूहे तो बाकायदा चूहों का सरदार भी चला आता है इसमें, लेकिन वहाँ लेखिका की कलम कमाल ढंग से चलती है। वो शब्दों को, चूहों के कार्य व्यापार को, उनकी ध्वनियों को इस तरह पकड़ने की कोशिश करती है जैसे वो एक भाषा अपनी ईजाद कर रही हो। असल में ये काम गीतांजलि श्री लगातार करती रहती हैं। उनके पुराने उपन्यासों में भी हमारा शहर उस बरस, या तिरोहित, या रेत समाधि जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, या उनकी कहानियों में वहाँ यहाँ हाथी रहते थे, या वैराग्य, या और भी उनके जो दूसरे संग्रह हैं, उन सब में आप पाएंगे कि गीतांजलि श्री एक दी हुई भाषा को जस का तस इस्तेमाल करने से बचती हैं। क्योंकि जो एक भाषा, देखिए हमारी मौलिकता जो है अगर कहीं है तो इसी बात में कि हम किसी
भाषा के जो दिए हुए शब्द हैं, शब्द हम बनाते नहीं हैं, शब्द हमें मिले हुए हैं, हम उन शब्दों को जीवित कर देते हैं, उन शब्दों में हलचल भर देते हैं, उन शब्दों में एक नया अर्थ भर देते हैं, उन शब्दों में जिंदगी भर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ घट रहा है हमारे आसपास उसको जस का तस रख सकें। हालांकि निर्मल वर्मा ने कहीं अपनी डायरी में लिखा था कि जीवन में जो 3 मील चलकर हम खो देते हैं उसे साहित्य में 3 इंच भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। गीतांजलि श्री 3 मील को 3 मील की तरह हासिल करना चाहती हैं। इस उपन्यास को पढ़ने की मुश्किल और आसानी दोनों यही है। आप अपने आप को मुक्त छोड़ दीजिए, आप किसी हड़बड़ी के शिकार न हों, आप जीवन को उसकी तहों में देखने का, व्यक्तियों को उनके अंदरूनी खोलों में पहचानने का आनंद लेना चाहते हों, उनके बीच के बहुत सारे शेड्स को देखना चाहते हों, आप देखना चाहते हो कि भाषा किस तरह जीवन के साथ एक अपना रिश्ता बनाती है, कैसे वो प्राणवायु ग्रहण करती है और कहाँ वो चूक भी जाती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रयोग हमेशा सफल होते हों, कहीं कहीं वो चूकती भी है। लेकिन इन सब का अनुभव आपको तब होगा जब आप ये महत्वपूर्ण उपन्यास पढ़ेंगे, सहसा गीतांजलि श्री का। निश्चित जानिए, बिना मतलब ये आलोचना नहीं, फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस किताब की, इस किताब का परिचय भी नहीं है। मैं बस सहसा के बहाने जो मैंने अनुभव किया, जिसको मैं हासिल कर पाया, वो आपसे बहुत संक्षिप्त शब्दों में साझा करना चाहता था और सुझाना चाहता था कि आप इस उपन्यास को या किन्हीं भी उपन्यासों को किस तरह पढ़ें। हर उपन्यास के पढ़ने का एक अलग ढंग होता है। ये जो गीतांजलि श्री का उपन्यास सहसा है, आपसे एक अलग ढंग की मांग करता है। आप इसको पढ़ें, शायद आनंद आएगा। शुक्रिया।